जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखो, मेमोरी का हमारा बहुत सारा पोर्शन हमने कंप्लीट करवा दिया पिछले 2 क्लासों में। और मेमोरी का हमने जो पोर्शन पढ़ाया था उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसके अलावा रैम, रोम, टाइप्स ऑफ रैम और रोम, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, ई ए आर रोम, इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। और जहाँ जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर मैंने आपस में कंपेयर करते हुए आपको समझाया, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं, उन समस्त डाउट्स को भी मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। अब यहाँ पर मेमोरी का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, उसके बाद हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ब्लू रे डिस्क के बारे में मैंने कल वाली क्लास में पढ़ा दिया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होती है? यह एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी होती है। देखो, कैश मेमोरी को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैश मेमोरी है जो एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है, बहुत तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी है। और जो कैश मेमोरी है वो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बढ़ाती है। अब मैंने ये लाइन बोली कि कैश मेमोरी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाती है, प्रोसेसिंग को बढ़ाती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को ये कैसे बढ़ाती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है। नहीं आया तो आप एनर्जी के साथ पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि जो कैश मेमोरी है वो एक हाई स्पीड मेमोरी क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को क्यों बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है। देखो, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कब बढ़ेगी? जब सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की स्पीड बढ़ेगी। अब क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। एक साइड कंप्यूटर में सीपीयू कैश मेमोरी लगी हुई है, दूसरा कैश मेमोरी नहीं लगी हुई है। तो जिस कंडीशन में कैश मेमोरी नहीं लगी होती वहाँ पर क्या होता है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो सीपीयू के डाटा लेने की स्पीड की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस से डाटा लेने की जो स्पीड है, मतलब इनपुट डिवाइस से सीपीयू तक जो डाटा पहुंचने की स्पीड है, वो सीपीयू के द्वारा डाटाओं को प्रोसेस करने की स्पीड की तुलना में कम होती है। ठीक है। कंप्यूटर के सीपीयू को डाटा को प्रोसेस करने में कम टाइम लगता है, जबकि मेमोरी से सीपीयू तक डाटाओं को पहुंचने में अधिक समय लगता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड है, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है, उसका टाइम बढ़ जाता है। भाई, जब टाइम तो वही काउंट हो रहा है ना भाई। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसमें दोनों चीज़ें शामिल है। पहला, डाटाओं को प्रोसेस करने की स्पीड, दूसरा डाटाओं को मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाने की स्पीड। जब डाटा मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचेगा तभी तो सीपीयू उनको प्रोसेस करेगा। तो जिस कंप्यूटर में कैश मेमोरी नहीं होती उस कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू के द्वारा डाटाओं को प्रोसेस करने में टाइम कम लगता है, जबकि मेमोरी से सीपीयू तक डाटाओं को पहुंचने में समय अधिक लगता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। ओवरऑल कंप्यूटर को डाटाओं को प्रोसेस करने में अधिक समय लग जाता है। ठीक है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बहुत तेज़ करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए क्या किया गया, प्रोसेसिंग टाइम का मतलब होता है डाटाओं को प्रोसेस करने में लगा हुआ टाइम। तो उस टाइम को कम करने के लिए क्या किया गया, सीपीयू और मेमोरी के बीच में क्या कर दिया गया, एक मेमोरी लगा दी गई जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। मैं समझा रहा हूँ आपको। मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक कैश मेमोरी लगा दी गई।
अब ये कैश मेमोरी क्या काम करती है? सीपीयू के द्वारा जिन डाटाओं को बार बार यूज किया जाता है, सीपीयू के द्वारा जिन डाटाओं को बार बार यूज किया जाता है, कैश मेमोरी उन डाटाओं को अपने पास स्टोर कर लेती है, अपने पास सेव कर लेती है। और जैसे ही सीपीयू को उन डाटाओं की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत उन डाटाओं को कैश मेमोरी सीपीयू तक पहुंचा देती है, वो भी बिल्कुल कम टाइम में। ठीक है, तो इससे ओवरऑल क्या हुआ? सीपीयू की प्रोसेसिंग टाइम भी कम है, स्पीड भी, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत अधिक है, और कैश मेमोरी से सीपीयू तक डाटाओं की पहुंचने की जो स्पीड है वो भी बहुत अधिक है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है? टाइम की बचत हो जाती है और ओवरऑल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैश मेमोरी के एक हाई स्पीड मेमोरी कह सकते हैं, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका उपयोग सीपीयू की कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी प्राइमरी एवं द्वितीयक मेमोरी की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। जो कैश मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगा होता है। कैश मेमोरी तीव्र गति एवं कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। देखो, ये ध्यान रखना है आपको, जो कैश मेमोरी है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब होता है, बताओ अब आप इसको वोलेटाइल मेमोरी कहोगे या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहोगे? आपको खुद को इसका रिप्लाई देना है कि कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है, तो इसको आप वोलेटाइल मेमोरी बोलोगे या उसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलोगे? इसका जवाब आपको खुद को देना है। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है? एक बहुत तेज गति से काम करने वाली, कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली एक अस्थायी मेमोरी होती है, जो जैसे ही लाइट जाती है तुरंत स्वतः ही डिलीट हो जाती है। अर्थात कैश मेमोरी में डाटाओं को स्टोर रखने के लिए, सेव रखने के लिए सतत विद्युत आपूर्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैश मेमोरी को सीपीयू एवं प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम के मध्य लगाया जाता है। जो कैश मेमोरी होती है उसको सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग आने वाले डेटा एवं निर्देशों को अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बता दिया था कि कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम बोल रहे हैं, रैम और सीपीयू के बीच में लगाया जाता है। कैश मेमोरी को सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। कैश मेमोरी क्या करती है? सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान जिन डाटाओं का बार बार उपयोग करता है, उन डाटाओं को, उन निर्देशों को कैश मेमोरी क्या करती है? अस्थायी तौर पर सेव कर लेती है। और जैसे सीपीयू को उन डाटाओं की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत बिल्कुल हाई स्पीड से कैश मेमोरी उन डाटाओं को सीपीयू तक पहुंचा देती है। कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। करंट खत्म होते ही कैश मेमोरी स्वतः ही डिलीट हो जाती है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्थायी मेमोरी के उदाहरण। स्थायी मेमोरी होती है वो मेमोरी जिस पर डाटाओं के लाइट के जाने और लाइट के आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब लाइट चली जाएगी तो भी इसमें डाटा डिलीट नहीं होते, इसमें डाटा सेव रहते हैं। ठीक है, उसको हम एक स्थायी मेमोरी कहते हैं। स्थायी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? जिस मेमोरी पर लाइट जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हार्ड ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, फ्लॉपी ड्राइव है, स्पूल है, सीटीडी है, सीडी है, डीवीडी है, ऑडियो टैप है। ऑडियो टैप है, डीवीडी है, सीडी है, सीटीडी है, स्पूल है, फ्लॉपी ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है और हार्ड ड्राइव है। ये सारी की सारी स्थायी मेमोरी के उदाहरण हैं। रोम में डेटा संग्रहित करने को बर्निंग या जलाना कहते हैं। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसमें डाटाओं को केवल पढ़ सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ही स्थायी मेमोरी होती है, इसमें हम बार बार डाटा लिख नहीं सकते, इस मेमोरी को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम इसमें एक बार डाटा लिख दिए, उनको हम केवल पढ़ ही सकते हैं, उन डाटाओं को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उन डाटाओं को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं कि रोम के अंदर डाटाओं को सेव करने को हम एक तरीके से कहते हैं डाटाओं को जलाना, डाटाओं का बर्निंग करना। ठीक है, तो रोम में डेटा संग्रहित करने को बर्निंग या जलाना कहते हैं।
प्राइमरी मेमोरी में डेटा संग्रहित करने को लिखना एवं डेटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना, रोम में डाटा सेव करने को हम जलाना या बर्निंग करना कहते हैं, वहीं प्राइमरी मेमोरी में डाटा संग्रहित करने को लिखना कहते हैं तथा डेटाओं को प्राप्त करने को हम पढ़ना कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी संग्रहण या भंडारण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी संग्रहण या भंडारण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। देखो प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन 2021 में भी बना था और बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन 2020 में भी बना था और पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन अब भी बनेगा। यदि हम मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी रजिस्टर की होती है, इससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी कैश मेमोरी की होती है, इससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रैम की होती है और सबसे ज़्यादा क्या स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है। ये ओवरऑल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आया था उन 4 मेमोरी से और यहाँ पर इन चारों मेमोरियों में ही अवरोही और आरोही क्रम पूछा था। ठीक है, तो यदि इन चारों की चारों मेमोरियों को हम स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी रजिस्टर का है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क का है, हार्ड डिस्क से कम स्टोरेज कैपेसिटी रैम की है, रैम से कम स्टोरेज कैपेसिटी कैश मेमोरी की है और सबसे कम रजिस्टर की है। मेमोरी की गति को क्रमशः तेज से धीमी की ओर। यदि हम मेमोरी की स्पीड के बारे में बात करें, स्पीड का मतलब है यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड से नहीं है, मतलब यहाँ पर स्पीड का मतलब होता है डाटाओं को भेजने की स्पीड। ठीक है भाई, जो रैम है, रैम से डाटाओं को सीपीयू तक जो पहुँचाने की स्पीड क्या थी, कम थी और इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, कैश मेमोरी स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि जो कैश मेमोरी की सीपीयू तक डाटा पहुंचाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तेज से धीमे की ओर मतलब अवरोही क्रम में बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा डाटाओं को ट्रांसफ़र करने की स्पीड रजिस्टर की होती है, उससे कम कैश मेमोरी की होती है, उससे कम मेन मेमोरी की होती है और सबसे कम हार्ड डिस्क की होती है। ठीक है, ये चारों की चारों बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पूरी पॉसिबिलिटी है, अब की बार भी आया था। देखो बहुत सारी शिफ्ट होती हैं, ठीक है ना, और मेमोरी के टॉपिक स्पेशली आज वाली क्लास से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस होता है। मेमोरी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो मेमोरी का टॉपिक है, एक क्वेश्चन के लायक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाम, दूसरा मैंने उनका सिंबल लिखा है, मेमोरी का सिंबल लिखा है, तीसरा मैंने बाइनरी में लिखा है और चौथा मैंने दशमलव में लिखा है। देखो पहचान यही है, दशमलव में 10 की घात 3, 6, 9, 12 इस तरीके से चलेगा, मतलब 3 का पहाड़ा चलेगा 10 की घात के ऊपर दशमलव में, और बाइनरी में नंबर चलेगा 2 की घात पर 10, 2 की घात पर 20, मतलब 2 की घात पर 10 का पहाड़ा चलेगा बाइनरी में। दो बातें ध्यान रखनी है, बाइनरी में 2 की घात पर 10 का पहाड़ा चलेगा 10, 20, 30 इस तरीके से, और दशमलव की बात करें तो दशमलव में क्या चलेगा, 10 की घात पर 3 का पहाड़ा चलेगा। बाइनरी में 2 की, बाइनरी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद करने के तरीका बता देता हूँ क्योंकि पेपर में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि पेपर में क्या होगा, ये वाली लाइन बाइनरी नंबर में आएगी और ये वाली लाइन दशमलव में आएगी। देखो आपका कंफ्यूज दूर करवा देता हूँ मैं, इन दोनों में से आप एक याद कर लो कि बाइनरी नंबर में कौन सा आएगा। बाइनरी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 0 और 1, ये 2 बाइनरी नंबर हैं, इसलिए 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब 2 की घात पर आपको 10 का पहाड़ा सेट करना है बाइनरी नंबर में, 10 की घात पर 3 का पहाड़ा सेट करना है आपको दशमलव नंबर में। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इनको याद करना है। केवल आप इस वाली लाइन को याद कर लो, किलोबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और येटाबाइट। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और येटाबाइट। केवल आपको ये पहाड़ा याद करना है। क्या करना है, केवल ये पहाड़, ये लाइन शब्दों को याद करना है सीक्वेंस से। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किलोबाइट,
मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, येटाबाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। बाइनरी नंबर में 2 की घात पर 10 का पारा, 2 की घात पर 10 का पारा मतलब 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और दशमलव में 10 की घात पर 3 का पारा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये वाली सीक्वेंस याद करनी है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट और येटाबाइट, जिसको हम केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी की सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। और बाइनरी में 2 की घात पर 10 का पारा, बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है। दशमलव में 10 की घात पर 3 का पारा, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं बिट के बारे में। देखो, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। यह कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होता है। प्रत्येक बिट में एक डिजिट होती है जो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट और यह कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। प्रत्येक बिट में एक डिजिटल संख्या होती है या प्रत्येक बिट में एक संख्या होती है या प्रत्येक बिट में एक डिजिट होती है। जो डिजिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, बिट में 0 और 1 इन दोनों में से एक डिजिट होती है। उसके बाद हम बात करें निबल। एक निबल 4 बिट से मिलकर बना होता है। 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाइट। 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बिट में एक डिजिट होती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, वो बिट होती है। उसके बाद निबल की बात करें, निबल में टोटल 4 बिट होती हैं और फिर हम बाइट की बात करें, बाइट में टोटल 8 बिट्स होती हैं, मतलब 2 निबल होती हैं। अब हम बात करते हैं SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ SSD के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। SSD में डेटा को स्टोर करने के लिए अर्धचालक चिप का उपयोग किया जाता है। SSD में डेटा को स्टोर और प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी या NAND चिप का उपयोग किया जाता है। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। SSD में डेटा को स्टोर करने के लिए अर्धचालक चिप का उपयोग किया जाता है। SSD में डेटा को स्टोर या प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी NAND चिप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम HDD के बारे में बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका काम कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित एवं पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब एक परमानेंट स्थायी मेमोरी है। HDD का उपयोग कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रथम हार्ड डिस्क का निर्माण IBM के द्वारा किया गया था। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि मैं आगे भी आपको बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। और पहली हार्ड डिस्क का निर्माण IBM द्वारा किया गया था। HDD में SSD से ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलता है। HDD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो SSD की तुलना में अधिक होती है। SSD फाइल को 200 MB पर सेकेंड से लेकर 500 MB पर सेकेंड की स्पीड तक कॉपी कर पाता है। SSD है जो फाइल को 200 MB पर सेकेंड से लेकर 500 MB पर सेकेंड की स्पीड तक कॉपी कर पाता है। वहीं HDD फाइल को 50 MB पर सेकेंड से लेकर 150 MB पर सेकेंड की स्पीड तक ही कॉपी कर पाता है। ठीक
ठीक है। तो SSD की जो कॉपी करने की स्पीड है वो HDD की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। HDD की तुलना में SSD की अधिक कीमती होता है। HDD की तुलना में SSD क्या होता है, अधिक कीमती होता है। बात बिल्कुल जायज़ सी है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो HDD है उसकी जो फाइल को कॉपी करने की स्पीड है वो 50 से 150 MB पर सेकेंड होती है। वहीं SSD की फाइल को कॉपी करने की जो स्पीड है वो 200 से 500 MB पर सेकेंड होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर CPU के बारे में। तो जायज़ सी बात है HDD की तुलना में SSD की जो कीमत है वो अधिक होगी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर CPU के बारे में। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं CPU के बारे में। सेंट्रल अब हम CPU के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। देखो CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि CPU क्या एक प्रोसेसर है जिसको हम एक माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा एक वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। CPU क्या होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है। पहली बात ये आपको ध्यान में रखना है कि CPU कहाँ पर लगा होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा होता है और एक वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसों से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है। CPU क्या करता है, कंप्यूटर से जुड़े समस्त प्रकार के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस आदि से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। क्या करता है, प्रोसेस करके परिणाम देता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों को भी संचालित करता है। CPU क्या करता है, CPU कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इनपुट डिवाइसों से डाटा एवं निर्देशों को संभालता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है और उस प्रोसेस करके डाटाओं को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर निर्देशों को डाटाओं को या निर्देशों को प्रोसेस करके हमें परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। कौन, CPU। तो CPU क्या काम करता है, डाटाओं को प्रोसेस करने का काम करता है बिल्कुल निर्देशानुसार, और प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसे हमें प्रोवाइड करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एवं अन्य प्रोग्रामों का भी संचालन करता है। CPU कंप्यूटर कीबोर्ड से प्राप्त समस्त निर्देशों का पालन करता है। CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल एवं प्रोसेस करता है। CPU लॉजिकल गणना तथा मैथमेटिकल काउंटिंग करता है। जो CPU है वो अंकगणितीय गणना और तार्किक गणना करने का काम करता है। CPU के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला ALU है, दूसरा CU है, तीसरा मेमोरी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ALU के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, CU से क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU CU से निर्देश लेता है एवं मेमोरी से डाटा लेता है, प्रोसेसिंग का कार्य करने के बाद परिणाम को वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU है जो CU से निर्देश लेता है, मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है, प्रोसेसिंग का काम करने के बाद रिजल्ट को वापस मेमोरी में सेव कर देता है। ALU 2 प्रकार के काम करता है। ALU क्या करता है, टोटल 2 प्रकार के काम करता है। पहला मैथमेटिकल काम, जैसे जोड़ना, गुणा करना, बाकी करना, भाग देना। लॉजिकल काम करता है, जैसे तुलनात्मक गणनाएं, तुलना करना, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा सुंदर है, कौन सा कम सुंदर है, कौन सा ज़्यादा मोटा है, कौन सा कम मोटा है। तो इस तरीके के लॉजिकल काम करता है। तो CPU जो ALU है वो मैथमेटिकल काम, जैसे जोड़ना, बाकी करना, गुणा करना, भाग देना, और लॉजिकल काम, तुलनात्मक काम, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ऐसे समस्त काम करता है।
सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू कंप्यूटर का मैनेजर होता है जो सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर का, इसको मैनेजर कहते हैं जो सभी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसों व उनके सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी डिवाइस हैं और उनके जो कार्य हैं उन सभी को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह एएलयू एवं मेमोरी के बीच डेटा एवं निर्देशों का आदान प्रदान करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा एवं निर्देशों का आदान प्रदान करता है। सीयू खुद स्वयं प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता बल्कि करवाता है। जो कंट्रोल यूनिट है ना, वो खुद कभी भी प्रोसेसिंग का काम नहीं करता, वो डाटा प्रोसेसिंग का काम करवाता है। ये ध्यान रखना, सीयू खुद स्वयं कभी भी प्रोसेसिंग का काम नहीं करता बल्कि वो काम करवाता है। प्रोसेसिंग का कार्य एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। सीयू कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों तथा प्रोसेसर आदि के कार्यों में तालमेल बैठाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट एवं जो सीयू है वो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा प्रोसेसर आदि के कार्यों के बीच में तालमेल स्थापित करता है, तालमेल बैठाता है। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तथा प्रोसेसर आदि के कार्यों के बीच में तालमेल बैठाता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषाएं। कंप्यूटर की जो भाषा है उनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर लगभग आधा घंटे की क्लास हुई है, लेकिन ये जो आधा घंटे की क्लास है ना वो लाइव 1 घंटे की क्लास के बराबर है, और जो और टीचर पढ़ाते हैं उनकी 1.5 घंटे की क्लास के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एक भी सेकंड, एक भी शब्द मैंने यहाँ पर मिस यूज का यूज नहीं किया, मतलब एक भी ऐसे शब्द का यूज नहीं किया जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेंट हो। यहाँ पर मैंने केवल जो 30 मिनट है वो केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस किया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट की पढ़ाई करना, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।